हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। मैं रोहित कुमार आज आपको बताऊंगा कक्षा 10 के विज्ञान के जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 4-4 मार्क्स के होते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है, ये बताने वाले हैं। और इस वीडियो में धमनी और शिरा में अंतर बताएंगे और आपका ब्लड और रसिका में अंतर बताएंगे। ठीक, इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2024 का बोर्ड एग्जाम टारगेट रख के कर रहे हैं, जो कि आपका जो टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए हमारा जो टारगेट है 70 में 70 अंक पक्का, इस प्रकार हम पढ़ाएंगे कि ताकि आपके 70 में 70 अंक पक्के हो जाएं। ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा देरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये है, प्रश्न नंबर 1 कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। सबसे पहले ये जवाब देना। दूसरा जवाब ये देना है कि आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होते हैं और एक एक उदाहरण देकर समझाना। देखिए संतृप्त और असंतृप्त का दोनों का ही एक एक उदाहरण देना। देखिए हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुरू में हाइड्रो आ रहा है। हाइड्रो से सोच सकते हैं कि आप हाइड्रोजन, और कार्बन से आप कार्बन को सोच सकते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वे यौगिक, क्या कर सकते हैं, वे यौगिक, वे यौगिक जो कार्बन कार्बन व हाइड्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं या क्रिया से बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की क्रिया से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप ये इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए इसको मैंने नहीं लिखा था ताकि आपको समझा सकूं कि आपको हाइड्रोजन लेना है और कार्बन लेना है, इन्हीं से मिलने वाला जो चीज़, जैसे मेथेन होता है ना CH4, तो आप क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन कार्बन से ही मिलाकर ये बनेंगे आपके यौगिक, उन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये आपको हेडिंग डाल के सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है, संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। अब मुख्यतः जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इनमें बेसिकली मैं सबसे पहले अंतर बता देता हूं आपको 2-4 बातों से, फिर उसके बाद लिख कर भी बताऊंगा आपको। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक बांड होता है, एकल बंध होता है या सिंगल बांध होता है। कौन सा बंध, सिंगल बंध होता है। जबकि असंतृप्त में क्या होता है, डबल बांध भी हो सकता है, 2 बांध भी हो सकता है, 3 बांध भी हो सकता है। ठीक, बांधों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, पर 1 नहीं हो सकती। ठीक, किनके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच इस प्रकार बॉन्ड बनेगा, जबकि इसी में संतृप्त में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में इस प्रकार भी बॉन्ड बन सकता है, ये 3 बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। जबकि आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी यहाँ पर लागू होगी, जिसमें अभिक्रिया आप जानते होंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो कहाँ पे होती, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उनको प्रतिस्थापित करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। जबकि यहाँ पर केवल और केवल आप संकलन अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। किस अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इन अभिक्रियाओं के बारे में नहीं जानते तो इसका भी वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरी रिएक्शन बताने वाला हूं मैं आपके लिए ला करके। तो संकलन अभिक्रिया क्या होता है, संकलन अभिक्रिया वह क्रियाएं होती है, देखिए जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें लागू होगा, इसमें संकलन अभिक्रिया लागू होगा। जबकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब ये जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं, इसमें क्रिया कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है, इसमें एक्टिविटी कम होती है। जबकि असंतृप्त में क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक, इसमें इसके देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्केन, क्या आता है, एल्केन आता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, एल्कीन भी आता है, और एल्कीन के लिए डबल बांड होते हैं, एल्काइन के लिए कितने बांड होते हैं, 3 बांड होते हैं। ठीक, 3 बंध होते हैं या आबंध होते हैं, आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका डिटेल में था, मतलब मैंने इसको शॉर्ट में बताया, अब इसका डिटेल में भी लिख के बताएंगे। देखिए आपको इस प्रकार कुछ बनाना होता है सारणी को, और यहाँ पे लिखना होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनके बीच में क्या बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं आप।
पहला नंबर इधर भी लिखा जाएगा, पहला नंबर इधर भी लिखा जाएगा। जब भी कभी भी अंतर पूछा जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है। कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा कि यार संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हेडिंग डाल लीजिए, अब उसको लिख दीजिए, फिर संतृप्त की डाल लीजिए, उसको लिख दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे लिखेंगे आप टेबल बना करके। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। मैंने अभी बताया सिंगल बंध होता है। दो कार्बन परमाणु का मतलब देखिए, कार्बन परमाणु है, इनके बीच कितने कितने बंध होते हैं, केवल और केवल सिंगल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड या एकल बंध या आबंध, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, मतलब दो कार्बनों के मध्य क्या होता है, द्विबंध आबंध होता है या त्रिआबंध होता है। मतलब डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक, ये आपको जानकारी मैंने यहीं पर बताई थी आपको। यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। इसमें ज्वाला जो जलती है, अगर इसको जलाया जाएगा मीथेन को, तो नीली ज्वाला निकलेगी। कौन सी ज्वाला, नीली ज्वाला के साथ जलेगा। जबकि यह एक कजली धुएं के साथ, मतलब सूटी फ्लेम के साथ जलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कजली धुआं आप जानते होंगे कि दिया पहले जलाए जाते थे, लैंप जो घरों में जलते थे, दीप जलते थे, उसको कहते थे कजली धुआं, वहां से निकलता था। तो ये उसी प्रकार जलेगा। ठीक, कौन जलेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ मतलब जलेगा, उस तरह का जलेगा, नीली ज्वाला के जैसे। ठीक, अब ये क्या देखें, मैंने अभी बताया कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये आपको पॉइंट लिख देना है। ठीक, इसमें संकलन अभिक्रिया होती, मैंने बताया आपको असंतृप्त में संकलन अभिक्रिया होती, तो ये लिख देना है। अब उसके बाद यह अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया अभिक्रियाशीलता के बारे में, ये कम होते हैं, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक, तो अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील, ये ज्यादा। देखिए आप जब भी अंतर बताएंगे तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जो बात यहाँ पे लिख रहे हैं वो इसमें नहीं होगी, वो इसमें होगी तो इसमें नहीं होगी, इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, ऐसा ही होगा। देखिए कम क्रियाशीलता या अधिक होगा। मतलब ये तो बिल्कुल फिक्स है कि यार जब भी किसी दोनों चीज में अंतर बताएंगे तो वो दोनों टक्कर वाली चीज होंगी। सबके ऊपर बराबरी नहीं की जाती, तुलना सबके साथ नहीं करनी चाहिए अपनी। ठीक, तो तुलनाएं से केवल उसी के साथ होती है जो हमारे टक्कर का हो, जो हमारे बराबर का हो। ठीक, हम देखो इन दोनों की बातें क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसमें एक था, इसमें दो तीन थे। ये नीली के साथ चलता था, कजली धुआं के साथ चलता। ये प्रतिस्थापन है, ये संकलन अभिक्रिया। ये कम था तो ये ज्यादा था। ठीक, अभिक्रियाशील। अब देखेंगे उदाहरण के लिए मेथेन जो होता है, इसका सूत्र होता है, देखिए मैंने बताया एल्केन में होता ना। एल्केन क्या होता है, इसमें कौन सी श्रेणी होती है, एल्केन, तो इसीलिए मेथेन इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका उदाहरण आप एथीन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, एथीन। एथीन का सूत्र क्या होगा, C2H4। अब इसका देखिए डबल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, ये डबल बॉन्ड वाला है। क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि ये एथीन है। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो हो गए। आपको पता है कार्बन के चारों कोर कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं। इस प्रकार जैसे यहाँ पे लगे, एक कार्बन के बगल में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि एक कार्बन के साथ केवल 2 ही हाइड्रोजन लगे। नहीं, गलत बात। एक बांड ये, दूसरा बांड ये, तीसरा बांड ये, तीसरा चौथा बांड ये, 4 बांड हो गए। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4। तो इसलिए आपको ऐसे दिखाना होगा इस चीज के बारे में। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये पॉइंट केवल आपको याद कर लेने हैं, और इसको तो आप लिख ही देंगे किसी न किसी तरह से अच्छी तरीके से। केवल पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आप इसको, इन दोनों बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे बस। जैसे ये ऐसे लिख रहा है तो इसका विरोध करेंगे आप, बस ये जान लेना। तो प्रश्न नंबर आप चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, धमनी और शिरा में अंतर। तो चलिए देखते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको जितनी बार कहोगे उतनी बार आपको इसको वेरी वेरी कह सकता हूं। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो ही मत। ये बोर्ड एग्जाम का चहेता क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टीज, मतलब आर्टरटीज और वेनिस। आर्टरटीज का मतलब होता है आपका धमनी, और वेनिस का मतलब होता है, वेंस का मतलब होता है क्या, सिरा। ठीक, तो वेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सिरा। धमनी और सिरा में अंतर। तो आपको अंतर तो ऐसे ही बताना, अभी मैंने बताया कि आपको अंतर हमेशा ऐसे ही लिखना है। तो ये आपको धमनी के बारे में क्या बताया जा रहा है, रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तथा ऊतक में ले जाता है। मतलब जो धमनी होती है वो आपके ब्लड को कहाँ तक ले जाता है, विभिन्न, मतलब हृदय से दूर। मतलब हृदय जो आपका होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है, जहाँ पे आपकी वो बैठती है, सॉरी, तो वो बैठती है। वैसे ही हृदय में कुछ नहीं होता है। देखिए हृदय का काम वो होता ही नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हें दिल दे दिया।
तो रुधिर को हृदय से दूर ले, मतलब खून को, ब्लड को हृदय से दूर ले जाकर अंगों या ऊतकों में ले जाता है। मतलब जो टिश्यूज होते हैं और बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां पे फैलाने का काम किसका होता है? धमनी का काम होता है। जबकि सीरा का काम क्या हो? तो विभिन्न ऊतकों व अंगों से रक्त को हृदय में लाना। मतलब जो विभिन्न रंग होगा, ऊतक होगा, अंग होंगे, वहां से बॉडी से क्या लेके आना? रक्त आपको कहाँ लाना? हृदय में। तो इसका मतलब आप ये लेके जा रहा उधर, ये लेके आ रहा फिर से वापस। मान लीजिए एक हेट है, इस हृदय से क्या है? इस हृदय से, ऐसा हृदय बता दूं, ऐसा हृदय नहीं बनता, बल्कि तो इस हृदय में ये धमनी क्या करता है? ये बॉडी के शरीर में सभी अंगों में ले जाए, ये मतलब चिंकू मिंकू है, इनके शरीर में सारे अंग में, मतलब पूरे शरीर में क्या ले जाता है? ब्लड ले जाता है, सभी ऊतकों में, अंगों में, ठीक। जबकि क्या करता है सीरा? क्या करता है सीरा? क्या होता है? इनके जो अंग से जो आता है उस सीरन आपके हेट में लेके आता है, आपके हृदय में क्या लेके आता है? रक्त को लेके आता है, ठीक। ये दोनों का उल्टा काम हो गया। देखिए कॉन्ट्राडिक्ट जरूर करेंगे बातें। इनकी दीवार मोटी, पेशी, अधिक लचीली और न पिचकने वाली होती है। मतलब दीवार क्या होती है? मोटी होती है। मतलब किसकी? धमनी की दीवार क्या होती है? मोटी होती है, पेशी होती है, अधिक लचीली, ना तो पिचकने वाली, पिचकते नहीं पर लचीली बहुत होती है, ठीक ठीक। तो ऐसा आपको, जबकि इनकी दीवार क्या होगी? पतली होगी। देखिए जो यहाँ पे उल्टा जरूर लिखा जाएगा, पतली होगी, कम पेशी, पेशी होगी, न के बराबर लचकने वाली, पिचकने वाली होती है। देखिए जो भी बात यहाँ पे लिखा गया है उसका कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि नहीं, केवल आपको एक पॉइंट याद कर लेना है, तो इसका पॉइंट आप बना लेंगे, ठीक। इसमें कपाट नहीं होते, जबकि इसमें कपाट होंगे। बिल्कुल गारंटीली बात है यार, जो भी यहाँ पे दिखा रहा, देखिए इसमें रक्त अधिक दबाव व झटके के साथ तेजी गति से बहता है, जबकि इसमें क्या होगा? रक्त कम दबाव के साथ और धीमी गति के साथ बहता है। देखिए तेजी से है कि धीमी गति से, तो दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा। तो इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस प्रकार आपको 4 अंतर बता देने चाहिए थे और आपके 4 अंक मिल जाते। यदि आप इस 4 अंक के लिए तैयार हैं तो आप इसको जरूर याद करिएगा। केवल आपको एक पॉइंट याद करना होगा, दूसरा पॉइंट आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक। दोनों एक दूसरे की बात का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मोटा पतला बताया जा रहा है, लचीला बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लचीला नहीं है, ना के बराबर लचीला है, और चिपकने वाली है, ठीक। पिचकने, अगर पिचका देंगे तो पिचक भी जाएगी। और इसमें कपाट होता है, इसमें कपाट नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? देखिए रक्तदाब भी यहाँ पे अधिक होता है और बहुत तेजी के साथ, मतलब बहुत झटके के साथ रक्त बहता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो ब्लड बहता है आपका खून, तो बहुत ही दबाव कम होता है और क्या होता है? बहुत धीमी गति के साथ बहता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, जो कि है रुधिर और लसिका। लसिका और रुधिर में अंतर क्या है? लैंप और किसमें बताना है? ब्लड में। बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन लैंप्स एंड, मतलब सॉरी, ब्लड्स एंड लैंप्स, मतलब इनके बीच में अंतर बताना। लसिका और रुधिर, ब्लड को जानते हैं रुधिर है, लैंप्स मतलब होता है रसिका होता है, लसिका होता है, ठीक। कि विभिन्न समानताओं और तुलनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना जैसा मैंने अभी तक बताया है कि अंतर बताने के लिए आपको केवल यही सारणी का यूज करना है, ठीक। पहला नंबर और यह यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पर भी डालना होगा। चलिए अब बताते हैं इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये कि जो रुधिर होता है वो समान तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर क्या होता है? जो रक्त होता है आपका, क्या ये सामान्य, क्या होते हैं? सामान्य तरल। समान तरल का मतलब ये होता है कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक। लिक्विड मतलब जल के रूप में, बिल्कुल गीले हुए, ठीक। संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ये कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। सामान्य होंगे, तरल होंगे और संयोजी ऊतक होंगे। जबकि यहाँ पर जो होता है लसिका, जो होती है आपकी लसिका, जो होती है वो आपकी क्या होती है? छना हुआ रुधिर है। मतलब कौन सा रुधिर है? छना हुआ रुधिर है। जो छन के बिल्कुल सफा रुधिर आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका छना हुआ रुधिर लसिका हो जाएगा। जबकि ये क्या होता है? समान तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन डालेंगे, यहाँ पर भी सेकंड लाइन लिखेंगे। तो ये आपका, ये क्या कहते हैं? यह गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है। क्या है? ये लाल रंग का ऊतक होता है। तो गहरे, आप यहाँ पे लिख नहीं सकते कि गहरे लाल रंग का ऊतक है, गहरे लाल रंग का ऊतक है। आप इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं कि यह गहरे लाल रंग का ऊतक होता है। और इसे क्या कहेंगे? यह गहरे, मतलब यह क्या होता है? गहरे रंगहीन,
मतलब ये क्या होता है, यह एक रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन का मतलब ये होता है कि इसमें रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। तो कलरलेस तरल ऊतक है। कौन सा ऊतक है, कलरलेस है, इसमें रंग नहीं होता है। ठीक, अब इसके बाद पॉइंट नंबर तीसरे की बात करते हैं। देखिए लाल रंग का है तो इसमें क्या होगी, रेड बीसी होंगी, मतलब आरबीसी होंगे। लाल रक्त कणिकाएं क्या है, उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। जबकि यहाँ पर क्या होगी, वो चीज अनुपस्थित होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आरबीसी क्या होता है, अनुपस्थित होती है। देखिए एक दूसरे की बात का कंट्राडिक्ट जरूर करेंगे, आप चाहे जैसे इसको रखें, वो एक दूसरे की बात का विरोध जरूर करेंगे। अनुपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट देख लेंगे। अगला पॉइंट नंबर चौथा हो जाएगा आपका, पॉइंट नंबर चौथा, और यहाँ पर भी पॉइंट नंबर चौथा होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटॉन्स की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब अधिक होती है। अब आप जान चुके होंगे इधर क्या लिखना है, इधर कम जरूर होगी। जो भी चीज यहाँ पर अधिक है वो कम जरूर है उधर साइड। ठीक, मतलब अधिक होती है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत कम होती है। प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत कम होती है, कम होती है। देखिए वो बात आपका कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात हटेगी नहीं यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर 5वां देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5वां, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 5वां यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है। किसकी संख्या अधिक होती है, न्यूट्रोफिल की। किसकी, न्यूट्रोफिल की संख्या, न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसमें संख्या बहुत अधिक होती है, संख्या बहुत अधिक होती है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये संख्या यहाँ पर नहीं अधिक होगी। और इसमें क्या है आपको, क्या है आपका, लिम्फोसाइटस की ये संख्या ज्यादा होगी। लिम्फोसाइटस की संख्या, यहाँ पर उसकी संख्या नहीं, न्यूट्रोफिल की संख्या नहीं होगी। यहाँ पे किसके, साइट्रस की संख्या बहुत अधिक होती है। ये आपको लिख देना, बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए मैं इसको फिर से दोहरा दे रहा हूं कि यहाँ पे ये सरल संयोजी, मतलब सामान्य सरल संयोजी ऊतक है। ठीक, ये क्या है, लसिका एक छना हुआ क्या है, रुधिर है। छना हुआ लिखा है, सॉरी, छना हुआ क्या है, रुधिर है। यह गहरे लाल रंग का ऊतक है या रंगहीन रंग का ऊतक, मतलब कलरलेस है। और यहाँ पे आरबीसी उपस्थित होती है, यहाँ पे अनुपस्थित होती है। यहाँ पे प्रोटॉन्स की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका कंप्लीट हुआ। 4 3 12 मार्क्स आप पक्के कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा आपके सेट में, इन तीनों क्वेश्चनों में से एक। तो इस प्रकार आपके जो अंक हैं, बहुत जल्दी आपके पूरे का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। यदि आप लगातार इसी प्रकार तैयारी करने चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक को आपको दिक्कत है उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे समझाता हूं आपको। यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे कैसे मैंने समझाया कि ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर एक तरफ का याद है, दूसरा तरफ आप लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।